बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, तमाम तर तारीफ़ें हैं उस खालिक दो जहां के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। दुरूद व सलाम सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दोस्तों, मैं हसनैन रज़ा एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नए एपिसोड के साथ और एक बड़े ही मुनफरिद टॉपिक, जिसको आप हॉट टॉपिक भी कह सकते हैं आजकल के दिनों में, एजुकेशन के हवाले से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और जो शख्सियत आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ी है, यूं कहा जाए कि जब भी कराची के अंदर मशहूर जो तालीम के हवाले से जो लोग काम कर रहे हैं, तालीमी सरगर्मियों में जो अफराद कराची के अंदर इस वक्त मौजूद काम कर रहे हैं, उनमें उनका नाम शुमार होता है। आप हैं वाइस प्रेसिडेंट हैं रोटरी क्लब ऑफ इंडस वैली के, को चेयर हैं एजुकेशन के, मेंबर हैं लायन क्लब इंटरनेशनल के। हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर आई के कोचिंग सेंटर जनाब इमरान खालिक साहब। अस्सलाम वालेकुम इमरान खालिक साहब, क्या हाल है? वालेकुम, अल्लाह का शुक्र है। हसनैन, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सर, अगर हम एजुकेशन सिस्टम के हवाले से अपनी बात करें तो खैर कोविड-19 ने तो तमाम जितने भी हमारे सेक्टर्स थे, उन तमाम सेक्टर्स को हिला जुला के रख दिया। चाहे वो आप बैंकिंग सेक्टर की बात कर लें, आप स्पोर्ट्स के शोबे की बात कर लें, यहाँ तक कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की भी बात कर लें, सबको हिला दिया है। वैसे ही एजुकेशन का हाल भी कुछ इसी तरीके से लगता है। खैर, ये तो बात की बात है। अगर हम कोविड-19 से पहले आते हैं तो कोविड-19 से पहले भी हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना कुछ खास रहा नहीं, क्योंकि जो हमारा लिटरेसी रेट है वो 58% है। साथ में जो पाकिस्तान का शुमार 164th रैंक उन कंट्रीज में होता है जो कि अपने जो कैपिटल है, जो अपने बजट है, उसमें से एजुकेशन पे कितना खर्च करते हैं, वो नंबर पे वो 164 पे आता है। तो आप इन तमाम चीजों की वजूहात किस चीज को करार देंगे? हमारे बोर्ड की तवज्जो को या बच्चों की सीरियसनेस को? किस चीज को आप इस चीज को वजह करार देंगे हमारे इस एजुकेशन सिस्टम की? देखिए, सबसे पहले तो नंबर गेम है। नंबर गेम ये है कि पेरेंट्स बच्चों का सिर्फ परसेंटेज चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चा ए ग्रेड या A1 ग्रेड लेकर आ जाए। वो ये नहीं समझते कि वो उसको नॉलेज कितनी गेन हो रही है। मकसद ये कि बच्चा बेशक नकल करके A ग्रेड या A1 ग्रेड लेकर आ जाए, लेकिन उसकी नॉलेज अगर जीरो है तो मैं समझता हूँ उससे बेहतर है कि वो बच्चा फेल हो जाए। ठीक है। और हमारे यहाँ सबसे अनफॉर्चुनेटली ये रहा कि नकल का कल्चर जो था वो कराची के अंदर और खासतौर पर सिंध के अंदर बहुत ज्यादा रहा। और तकरीबन आप ये समझ लें कि कराची के अंदर या सिंध के अंदर अगर आपको एजुकेशन को नापना है कि कितने परसेंट कैसे चल रही है, तो आप उसको ऐसे समझ लें कि मैट्रिक में सबसे कम नकल होती है, सबसे ज्यादा नकल होती है। तो मैट्रिक की परसेंटेज जो है रिजल्ट की पास होने की 70 to 72% है। इंटर में कम होती है तो 30 to 32% है। ग्रेजुएशन में बिल्कुल खत्म हुआ तो 10 to 13% है। इससे आप लेकिन अंदाजा लेकिन लगा इमरान लें कि साहब लेकिन इमरान साहब, इसकी वजह क्या बनती है? क्यों बच्चे चीटिंग करते हैं? ऐसी क्या नौबत आ जाती है कि उन्हें चीटिंग करनी पड़ती है? वजह उसकी यही है कि नंबर गेम स्टार्ट हो चुका है। पेरेंट्स जो है वो बच्चों पे इतना प्रेशर डाल देते हैं कि भाई आपको परसेंटेज लाना है। आपकी खाला का बच्चा जो है उसके A ग्रेड आया है, आपके मामू के बच्चे का A ग्रेड आया है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। मैं कहता हूँ बच्चे को नॉलेज कितनी आ रही है। बाहर ममालिक में जब आप एशिया से बाहर जाते हैं तो वहां पे नॉलेज को देखा जाता है कि जो बंदा जॉब कर रहा है उसकी नॉलेज कितनी है। ये नहीं देखा जाता कि उसकी परसेंटेज कितनी है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई बच्चा C ग्रेड से पास हुआ होता है या B ग्रेड से पास हुआ होता है और आगे वो मुस्तकबिल में इतनी अच्छी जॉब कर रहा होता है कि जो A1 ग्रेड वाला नहीं कर रहा होता। वजह क्या है? अच्छा उसका माइंड क्रिएटिव अच्छा होता है। अच्छा, सॉरी इमरान साहब, कता कलामी के लिए माफ। अच्छा इमरान साहब, इसमें बोर्ड का कोई कसूर नहीं है? क्योंकि बोर्ड जब चीटिंग करने देती है तभी तो बच्चा चीटिंग करता है। बोर्ड का इसमें कोई हाथ नहीं नहीं, है? बोर्ड का इसमें कोई हाथ नहीं है ना। देखिए, बोर्ड तो ये कि एक अदारा है जिससे सब इनरोल्ड होते हैं। अब बोर्ड अपने हिसाब से अपनी कोशिशें पूरी करता है, फिर वो मुख्तलिफ कॉलेजेस में सेंटर पढ़ते हैं। ये तो बहुत बेहतर है कि तकरीबन गुज़िश्ता 2-3 सालों से कराची के अंदर बहुत इंप्रूवमेंट आई है। जब से कराची के अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है 2-3 सालों के अंदर, कि नकल का रुझान जो है वो पहले की बनिस्बत काफी बेटर हुआ है। अगर पहले 100% नकल होती तो अब हम आप ये समझिए कि 40 to 50% पे आ चुके हैं। तो इसी तरह अगर बोर्ड की पॉलिसी रही मैट्रिक बोर्ड की और इंटर बोर्ड की, तो इंशाअल्लाह ताला एक वक्त ऐसा आएगा कि पाकिस्तान के अंदर, कराची खुसूसन सिंध के अंदर, नकल के कल्चर का बिल्कुल खात्मा हो जाएगा। नहीं इमरान साहब, आप ये खुद देखिए, आप गवर्नमेंट की इस एजुकेशन के हवाले से कोई सीरियसनेस ही नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें तो पाकिस्तान का शुमार 164th कंट्री पर होता है जो अपनी एजुकेशन पे पैसे खर्च करते हैं। 164। जिस माशरे में एजुकेशन ना हो, वो माशरा कैसे तरक्की कर सकता है?
नहीं, बिल्कुल आपकी वजह बात है। गवर्नमेंट को इससे अपना मतलब ये कि लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट को अपने बजट जो अभी जून में भी एक आ रहा है उस पर खास तौर पे लिटरेसी के ऊपर खर्चा करना चाहिए पूरी दुनिया में, क्योंकि अगर तालीम नहीं होगी तो कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो इस पे आप अपने बजट को बढ़ाएं। आप जो सरकारी स्कूलों में एक कल्चर ये है कि अगर आप पहले के वक्त में देखिएगा तो जितनी भी मशहूर हस्तियां गुजरी है, जितने भी बड़े लोग गुजरे जिन्होंने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया है, कोई नहीं सरकारी स्कूलों से निकला करते थे। लेकिन अब बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सरकारी स्कूलों में जो पढ़ाई का मियार बहुत खराब होता जा रहा है, सरकारी कॉलेजेस में भी पढ़ाई का मियार काफी हद तक खराब होता जा रहा है। उसको बेटर करें तो आज भी हम अपने नतीजे को हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा इमरान साहब, अब हम कोविड-19 से पहले की हमने बात करी कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का क्या हाल था, तो जब कोविड-19 आया तो किस तरीके से हमारे एजुकेशन सिस्टम मुतासिर हुआ या इसमें क्या हलचल मची, किन किन लोगों पे असरात पड़े, खासतौर पे बच्चों पे इस पे क्या असरात पड़े कोविड-19 की वजह से कि जो एजुकेशन सिस्टम हमारा पूरा रुक गया है, फ्लॉप होकर बैठ गया है पूरा हमारा एजुकेशन सिस्टम। देखिए, उसकी वजह ये है कि हम लोग जो है वक्त के साथ साथ अपने आप को मतलब ढालते नहीं है। एक बहुत ही मशहूर कंपनी थी जो कि मैं नाम नहीं लूंगा उसका, एक बहुत मशहूर मोबाइल फोन कंपनी थी जो कि एशिया पे राज करती थी। मतलब अगर आप 10 से 12 साल पहले चले जाए तो सिर्फ उसका ही मोबाइल सेट जो होता था पूरे एशिया के लोग इस्तेमाल करा करते थे। ठीक बिल्कुल है, समझ गया उस वक्त जो था मतलब ये कि आप उस वक्त जो था ये था कि आप ये समझिए कि जितना लोगों को पता नहीं था कि भाई एक वक्त आएगा एंड्रॉइड सेट आ जाएंगे, उन लोगों ने इसमें वर्क नहीं किया। अब वो दूसरी कंपनियों ने उससे फायदा उठाया, उन्होंने एंड्रॉइड सेट पहले फेंक दिए, तो आज वो मशहूर कंपनी जो एशिया पर राज करती थी आज उसका नाम लेने वाला भी कोई नहीं, उसका मोबाइल इस्तेमाल करने वाला भी कोई नहीं है। तो इसी तरीके से वक्त के साथ साथ लोगों को उसको करना चाहिए। अब जैसे हम लोगों का सिस्टम ये था कि पहले मैं हमारा जो कोचिंग सेंटर है यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते थे तो बहुत से बच्चे ऐसे थे जो लड़कियां खासतौर पर जो शादी होकर बाहर ममालिक में चली जाती थी या कोई बच्चा आला तालीम हासिल करने बाहर चले जाता था तो हमसे टच में रहता था और ऑनलाइन क्लासेस लेता था। तो उसको देख के हम लोगों ने काफी बच्चे जो हमसे चाहते थे कि भाई ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, जैसे कोई दूर रहता है, नॉर्थ में हमारा सेंटर है, कोई डिफेंस क्लिप्टन में रहता है या सदर में रहता है, उसको आने जाने का कोई मसला है तो वो ऑनलाइन पढ़ लिया करता था। ठीक है, तो उस वक्त लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती थी, वो कहते यार ये क्या चीज है, आपकी ब्रांचेस कितनी है, आपका क्या है। अरे भाई, आप वक्त के साथ साथ अपने आप को ढालो। अब आप ये देखिए कि हर कोई जो है वो अगर सब लोगों ने अपना सिस्टम ऐसा बैकअप का रखा होता कि ऑनलाइन क्लासेस कोचिंग की हो रही होती तो आज इन लोगों को ये परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। बिल्कुल, पूरी दुनिया ही अब एकदम ऑनलाइन सिस्टम पे चली गई है। पूरा कारोबार आपका, आप बाहर मुल्कों में देखें वहां तो पूरा कारोबार ही अब ऑनलाइन सिस्टम पे हो रहा है। बिल्कुल। और अब हमारे यहाँ मसला ये है कि क्या नाम है, ऑनलाइन के ऊपर क्लासेस जो है वो इस वजह से भी लेना कोचिंग के लिए तो बहुत आसान है कि कोचिंग तो ले लेगा, लेकिन स्कूल के लिए जरा थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये है कि 10 to 15%, अगर हम चले पाकिस्तान को छोड़े कराची की बात करते हो, ज्यादातर जो स्कूल्स हैं जो ऑनलाइन सिस्टम पे मतलब अपने एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं तो उनकी फीसें इतनी ज्यादा है कि आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। अब जो छोटे स्कूल है जिनकी फीसें भी 500-1000 रुपए, वो कहाँ से ऑनलाइन मतलब क्लासेस करेगी कि वो भाई एक लैपटॉप ले ले, इसके अलावा वो फिर एक बंदा भी रखे जो उसको मेंटेन करे, फिर उसके बाद उसके टीचर जितने हाईली क्वालिफाइड होंगे वो ऑनलाइन पढ़ा भी सके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस तमाम चीजों का बच्चों पे हमारे क्या असर पड़ेगा जब कोविड-19 खत्म हो जाएगा, तो बच्चे किस तरीके से दोबारा से अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रखेंगे, क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनकी एजुकेशन पे? देखिए, जो बच्चे जो पेरेंट्स जो हैं जो समझदार हैं, जो समझदार पेरेंट्स हैं वो तो हम आपको पता है कि वो क्या कर रहे हैं कि वो अपने बच्चे को कंटिन्यूअसली पढ़ा रहे हैं। ठीक है, किस तरह से पढ़ा रहे हैं, उसने ऐसा किया हुआ है कि ऑनलाइन अपने जो छोटे बच्चे भी हैं उनको ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, जो कि कोई भी उनकी मिस या सर उनको पढ़ाते होंगे वो ऑनलाइन बच्चे जो है अभी भी पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स यानी जिनकी मदर या फादर जिसके पास भी टाइम है वो उसको पढ़ा रहा है। ऐसे बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनको कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। कल जब भी स्कूल खुलते हैं, चाहे वो जून में खुले, जुलाई में खुले, अगस्त में खुले, तो बच्चा प्रिपेयर होगा। उसकी बनिस्बत वो बच्चा जिसके पेरेंट्स ने उसको छोड़ दिया है कि भाई तुम्हें जो करना है करो, दोपहर में 2 बजे सो के उठो, पूरी रात जागते रहो, वीडियो गेम खेलते रहो, टीवी देखते रहो, उस बच्चे का तो अल्लाह ही हाफिज है भाई। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने इमरान भाई। अच्छा सर, इमरान साहब मुझे ये बताएं कि जो एजुकेशन बोर्ड्स हैं, आपने खुद ने विटनेस किया है कि पाकिस्तान में, सिंध में, आप कहीं पे भी चले जाएं तो आपको एक से ज्यादा बोर्ड्स मिलते हैं, चाहे वो आगा खान बोर्ड हो, सिंध बोर्ड हो, फेडरल बोर्ड हो, ओ लेवल्स हो, ए लेवल्स हो, हर आपको बोर्ड वहां पे मौजूद मिलेंगे पाकिस्तान में, कराची में, सिंध में। तो इस पेंडेमिक के दौरान किसी बोर्ड ने कोई इंडिविजुअली अपना रोल अदा किया है? क्योंकि जो मेरी विटनेस में वो ये है कि आगा खान बोर्ड ने ई लर्निंग क्लासेस अपनी शुरू कर दी है, तो क्या
और कोई बोर्ड इस तरीके से अपना रोल अदा कर सकता है या उनको अदा करना चाहिए? देखिए, इसमें ये होता है कि कराची के अंदर जो है इस वक्त जो है जो 3 बोर्ड काम कर रही है। एक तो सेकेंडरी इंटर बोर्ड है, ठीक है, मतलब इंटर बोर्ड जो है उसके अंदर ज्यादातर कॉलेजेस इनरोल्ड है। इसके अलावा दूसरा अपना आगा खान बोर्ड का नाम लिया और तीसरा जियाउद्दीन बोर्ड था। तो आगा खान बोर्ड के अंदर क्योंकि उनके रिसोर्सेज मतलब बहुत ज्यादा है और उसके अंदर अभी इतने ज्यादा कॉलेज इनरोल्ड भी नहीं है, तो उनका सिस्टम ऐसा है कि वो अपने पूरा 100% भी ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। लेकिन दूसरा जो मतलब हमारा बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी वो इतना आसानी से नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो क्या कोई ऐसी एक्टिविटी कोई निकालनी तो चाहिए, क्योंकि बच्चे कब तक घर में बैठेंगे, बच्चे कब तक क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो उनकी तालीमी सरगर्मियां चलनी चाहिए ना। देखिए, स्कूल्स की बात कर रहे हैं आप या कॉलेजेस की बात कर रहे हैं? ओवरऑल मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि जनरल जो हमारे घर में जो बच्चे बैठे हैं कुछ ना कुछ तो उनकी एक्टिविटी होनी चाहिए ना बोर्ड्स के हवाले से, या बोर्ड्स कोई ऐसी एक्टिविटी मुतारिफ कराए घर बैठे। देखिए, बोर्ड जब तक कोई एक्टिविटी मुतारिफ नहीं करा सकता जब तक पेरेंट्स ना हो। ठीक है, यहाँ पे पेरेंट्स ने क्या किया है कि अब बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है, अब कॉलेजेस बंद रहते हैं, नॉर्मली ये करते हैं ना कि बच्चे कोचिंग में पढ़ रहा होता है या घर में कोई उसको पढ़ा रहा होता है। अब पेरेंट्स ने क्या किया कि भाई चलो अब तो पेपर नहीं हो रहे, तो उसको उन्होंने क्या किया कि जहां वो पढ़ भी रहा था वहां से भी उसको हटा लिया कि चलो 2-3 महीने की फीस बच जाए। उनको ये अंदाजा नहीं है 2-3 महीने की फीस बचाने के लिए वो अपने बच्चे के मुस्तकबिल से खुद खेल रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि अगर बच्चा पढ़ता रहेगा तो उसकी नॉलेज बढ़ेगी। एक बच्चा अगर मिसाल के तौर पर एक बच्चा जो है वो भी पढ़ ही नहीं रहा बिल्कुल भी, ठीक है, आगे आप उसको कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है तो वो क्या पढ़ के जाएगा? इतने अर्से से वो बैठा हुआ है, यानी मार्च से तो वो बैठा हुआ है घर पे, उसको कुछ भी नहीं पढ़ा, कॉपी रिक्त खोल के नहीं देगा, आगे एडमिशन लेगा वहां क्या करेगा? बिल्कुल 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 सही कहा। अच्छा अच्छा, इमरान साहब मुझे ये बताएं, जब मामला फीस वगैरह के हवाले से खड़ा होता है तो पेरेंट्स की आजकल जो एक शिकायत है वो ये है कि हमारे बच्चे तो कॉलेज जा नहीं रहे, स्कूल जा नहीं रहे, तो हम क्यों किस बात की फीस दें, क्योंकि हमारे बच्चे तो जा नहीं रहे स्कूल कॉलेज, तो हम क्यों फीस दें? देखिए, फीस जो होती है वो मंथली बेसिस पे नहीं होती कभी भी, ये पेरेंट्स को समझना चाहिए ये बात, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये कि पेरेंट्स सिर्फ इस बात को समझे कि देखें, आपका बच्चा एक क्लास में पढ़ने के लिए जा रहा है, आप जो मंथली फीस पे कर रहे हैं वो आपकी इंस्टॉलमेंट्स है, आपका एक क्लास के हिसाब से फीस पे करनी है, ठीक है। अब ये जो वाकया हुआ ये तो पूरी दुनिया में वाकया हुआ, एक ऐसा हादसा है, मतलब एक अल्लाह की तरफ से एक हमारे लिए आजमाइश है कि वो तो किसी को मतलब जो आफत होती है वो बताकर तो नहीं आती, ठीक है। अब जैसे आपका बच्चा अगर एक क्लास में पढ़ रहा है, चाहे वो 4 में हो, 5 में हो, 6 में भी, किसी भी क्लास में पढ़ रहा है, तो आपके ऊपर लाजिम है कि आप उसकी फीस भरें। आप ये कर सकते हैं कि जैसे अभी आजकल हालात ऐसे हैं कि बहुत सी जगहों पे सैलरियां नहीं मिल रही या कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आप थोड़ा डिले कर दीजिए। तो स्कूल्स के अंदर ये फैसिलिटी होती है, मौजूद होती है। मैं बहुत से स्कूल जैसे जानता हूँ जहाँ पे 6-6 महीने की फीसें पेरेंट्स ने नहीं भरी होती है और वो बच्चों को टाइम दे देते हैं, 4-4 महीने की नहीं भरी होती, बच्चों को टाइम दे देते हैं। हाँ, बहुत से स्कूल ऐसे भी जो टाइम नहीं देते, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, कई जगह पे स्कूल वालों का भी कसूर है और कई जगहों पे पेरेंट्स का भी कसूर होता है। तो फीस तो आपको भरनी होती है कि मतलब ये कि आप जब भी अपने बच्चे को भेजेंगे तो बाद में उसका कोर्स जो है वो स्पीड के साथ स्कूल वाले जो है वो कवर कराएंगे, मतलब उसको पूरे एक तरीके से तैयार करेंगे बच्चे को आप। अच्छा इमरान साहब मुझे बताएं, मैं आज ही पढ़ रहा था, आज सईद गनी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें उन्होंने बड़े हैरानकुन इंकशाफात किए कि जो बच्चे वफाक की जो पॉलिसी है वो ये है कि जो बच्चे 40% सब्जेक्ट्स में फेल है उनको हम ऐसे ही प्रमोट कर देंगे, लेकिन सिंध ने कहा है कि जो बच्चे जितने भी सब्जेक्ट्स में फेल है, चाहे वो सारे सब्जेक्ट्स में फेल है, हम उसको ऐसे ही प्रमोट कर देंगे। तो ये कोई एक दिमाग से बालातर इस तरह की कोई ये क्या कैसी पॉलिसी है ये कि जो बच्चे सारे सब्जेक्ट्स में फेल उनको आप पास कर देंगे? सर देखिए, अभी तो ये सिर्फ ऐलान हुआ है, इसकी कोई मतलब इंटर बोर्ड की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, सिर्फ ये एक ऐलान है, ठीक है। अगर हम इसको ऐलान समझते सईद गनी साहब तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। नहीं तो अभी उसको मतलब कोई जब तक वो उसकी इम्प्लीमेंट मतलब एक लेटर के तौर पर जारी नहीं कर देगी कि भाई ये जारी हो गया है, उसकी कॉपी तमाम बोर्ड्स को नहीं भेज दी जाएगी या कॉलेजेस को नहीं चली जाएगी, तो जब तक तो वो चीज फाइनल नहीं हो सकती, वापस ली जा सकती है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि इस तरह करेंगे तो ये बच्चे के मुस्तकबिल को खराब करने की बात है। एक बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आता, वो 7 के 7, 14 के 14 पेपर में फेल है, उसको आप पास कर देते हैं, आप उसको आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल जाता है, भाई वो क्या पढ़ेगा वहां जाकर? अगर कॉमर्स की फील्ड में उसको डेबिट क्रेडिट नहीं पता तो वो क्या वर्कशीट बनाएगा? ये तो बच्चे के साथ बहुत ज्यादा बड़ी ज्यादती है, बच्चे के कैरियर से खेलने की बात है।
बिल्कुल। अच्छा, आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को किस तरीके से देखते हैं आने वाले वक़्तों में एजुकेशन के हवाले से? क्या कोई हमारे लिटरेसी रेट बढ़ सकता है? कोई उम्मीद है हमारे लिटरेसी रेट बढ़ने की, जो जिस तरह गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ या इम्प्लीमेंटेशंस जो गवर्नमेंट हमारे एजुकेशन फील्ड में कर रही है? बिल्कुल, इसमें मुझे तो भरपूर उम्मीद है। इस गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट ने जो काम किया है, मतलब ये कि कोरोना वायरस के दौरान काम किया है, वो तो एक अलग टॉपिक है। हमारा टॉपिक क्योंकि एजुकेशन का है, बिल्कुल मुझे उम्मीद है, क्योंकि गुज़िश्ता 2-3 सालों में वो तब्दीलियाँ दिख रही है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नकल के रेट को 60% इन्होंने कंट्रोल कर लिया है। बहुत से कॉलेजेस और स्कूल ऐसे थे जहाँ पढ़ाई नहीं होती थी, वहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। तो काफ़ी, मतलब कुछ जगहों में शिकायत थी कि टीचर्स क्लासेस लेने नहीं आते, वो टीचर्स अब क्लासेस लेने के लिए आ रहे हैं, तो बहुत इंप्रूवमेंट है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद पे दुनिया कायम है। मुझे पूरा यकीन है कि जब ये हम कोरोना वायरस के इससे निकलेंगे, उसके बाद तालीम की तरफ तवज्जो देंगे, तो इंशाल्लाह ताला बहुत इंप्रूवमेंट आएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, ये बताएँ कि किसी भी कंट्री के अंदर यूथ होती है, तो वो उस कंट्री की तरक्की के अंदर एक बड़ा अपना कलीदी किरदार अदा करती है, और जब पाकिस्तान के पास सबसे ज़्यादा यूथ की तादाद मौजूद है, लेकिन अनफॉर्च्युनेटली बात वही आ जाती है कि पाकिस्तान की यूथ के तकरीबन लोगों के पास एजुकेशन है नहीं। तो पाकिस्तान किस तरीके से उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेगा ताकि हम दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले में हम खड़े हो सकें? हम हालाँकि हमारे पास यूथ बहुत ज़्यादा है। देखिए, इसका आसान हल तो यही है कि हर इंसान, चाहे वो कोई भी हो, अपनी कैपेसिटी में कोशिश करे कि 1 से 2 लोगों की तालीम को उठा सके, उसका खर्चा उठा सके। हमारे यहाँ ये कि कराची के अंदर एक चीज़ तो ये है कि कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो 400-500 फीस भी ले रहे हैं, और उधर बच्चे पढ़ भी रहे हैं। तो अगर कोई, मतलब साहिब इस्तेताद लोग हैं, वो 1 से 2 बच्चों की फीस उठा ले, तो इस तरह बहुत से जो यूथ के बच्चे जो पढ़ लिख नहीं पाते हैं, तो वो काफ़ी बेटर, मतलब पढ़ाई अपनी कर सकते हैं और माशरे में कोई मुकाम हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि आज हमें 70 साल हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए हुए अंग्रेज़ों से। लेकिन आज भी अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम पे नज़र डालते हैं तो हल्का-फुल्का, ये थोड़ा ही सही, लेकिन अंग्रेज़ों का सिस्टम हमें नज़र आता है। क्यों हम अपना खुद का सिस्टम नहीं मुतारिफ़ करवाते इमरान साहब? देखिए, उसकी वजह ये है कि क्या नाम है, अंग्रेजों का सिस्टम जो है वो अच्छा है, इसीलिए वो पढ़ा रहे हैं और इंटरनेशनली जो है उसको माना जाता है। इस वजह से उसको जो है, मतलब वो फॉलो हमने किया हुआ है, और इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं है। और आहिस्ता आहिस्ता वक्त जैसे गुजरता जाएगा, दीगर मसाइल से हम जो है छुटकारा पाते जाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला एक वक्त ऐसा भी आएगा जब हमारा अपना खुद का एजुकेशन सिस्टम होगा। अच्छा इमरान साहब, लेकिन बात ये आ जाती है ना कि जो हमारा ब्रिटिश सिस्टम है, जो ब्रिटिश सिस्टम का जो अक्स हमारे सिस्टम में नज़र आता है, वो हमारी नेशनल लैंग्वेज को डाउन करे जा रहा है, उर्दू ज़बान को डाउन करे जा रहा है। हाँ, ये एक चीज तो है, क्योंकि बड़ी हैरानकुन बात ये है कि अब बच्चा हमारा उर्दू में फेल होने लगा है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि घर पे पेरेंट्स जो होते हैं वो जोर देते हैं कि भाई आप जो है वो इंग्लिश बोले। चलो, बहुत अच्छी बात है भाई, अब बच्चा इंग्लिश में बात करता है। स्कूल जाते हैं तो स्कूल में मिसें बोलती हैं या सर बोलते हैं भाई आप इंग्लिश में बात करें, चले भाई बहुत अच्छी बात है। कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वहां पे भी इंग्लिश में बात हो रही है, तो भाई बच्चा जब इंग्लिश ही बोलेगा तो उर्दू पे उसकी तवज्जो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो अगर आप गुज़िश्ता 5 से 6 साल का या 10 साल का उठा के देखिए, तो बच्चों के फेल होने की उर्दू में शरह बहुत बढ़ गई है। यानी कि बिल्कुल। वो तमाम पेपर में पास है और उर्दू में फेल है। तो उसके लिए ये है कि पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को, मकसद ये कि घर पे थोड़ा बहुत इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरनेशनली जबान है। लेकिन साथ साथ उर्दू को भी सिखाएं, और साथ साथ ऐसा करें कि मतलब उर्दू के जो अखबार आते हैं, जो कराची के टॉप के अखबार हैं, वो मंगा के बच्चों को दें। वो बच्चे उसको रीड करें, उनसे पूछे, और मुख्तलिफ जो किताबें हैं वो उनको दी जाएं कि भाई बच्चे पढ़ें उसको। क्योंकि देखिए, पास हमें तमाम सब्जेक्ट में होना है। ये नहीं कि हमें, मतलब ये कि सिर्फ इंग्लिश में पास होना है, या जो मेजर सब्जेक्ट है मैथ अकाउंटिंग उसमें पास होना है। पास तो तमाम सब्जेक्ट में होना है। अगर आप उर्दू में फेल हैं और बाकी सब में पास हैं, तो आपकी परसेंटेज तो बिल्कुल गिर गई ना, आपका ग्रेड बन पाया। अच्छा इमरान साहब, एक और बहुत बड़ा हमारे सामने एक ये अलमिया खड़ा होता है कि बच्चों का जो रुझान है वो बुक रीडिंग या न्यूज़पेपर रीडिंग की तरफ बहुत कम होते जा रहा है। डे बाय डे अगर आप देखें, अगर पिछली जनरेशन्स की तरफ आप जाएं, तो उनके उनके अंदर बुक रीडिंग और न्यूज़पेपर रीडिंग का रुझान बहुत ज़्यादा था बनिस्बतन आज की जनरेशन के। ऐसा क्यों? देखिए, उसकी वजह ये थी कि उस जमाने में जो था इंटरनेट नहीं था। ठीक है, पुराने, मतलब ये कि वक्तों में इंटरनेट की सहूलत पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं थी। इसके अलावा आप ये देखें, कंप्यूटर भी पाकिस्तान में नहीं थे। ठीक है, कंप्यूटर भी पाकिस्तान में नहीं थे। इसके बाद सबसे बड़ी वबा केबल भी नहीं थी। ठीक है ना। अब उस जमाने में बच्चा क्या करता था, क्रिकेट खेलता था गली मोहल्ले में, फुटबॉल खेलता था, हॉकी खेलता था, बाहर दिखता था, उसको घर में रोकना मुश्किल हो जाता था पेरेंट्स के लिए, भाई किस तरह रोके। आज का जो बच्चा है वो पूरा दिन वो मोबाइल पे गेम खेलता रहता है, फिल्में देखता रहता है केबल पे,
तो उसको उसको घर पे रोक बाहर निकालना मुश्किल है। यानी पेरेंट्स बोलते हैं भाई चला जा बाहर थोड़ी देर के लिए, होकर आ जा। क्योंकि आप देखिए ना आजकल के बच्चे जो है थोड़ा सा चलते हैं उनकी सांसें फूल जाती हैं, वेट उनका बढ़ जाता है। तो उसकी वजह यही है कि वो आउटडोर एक्टिविटीज के ऊपर से बिल्कुल हट चुके हैं, इंडोर एक्टिविटीज पे होकर रह गए। तो ये एक मतलब एक बड़ी वजह आप इसको समझते हैं कि बच्चों का जो रुझान है वो रीडिंग की तरफ कम हो चुका है। इसी वजह से कम हुआ है ना कि वो अदर एक्टिविटीज की तरफ ज्यादा बढ़ चुके हैं ना बच्चे। जब बच्चा जो है आप देखिए कि वो रीडिंग क्यों करेगा, जब वो बैठ के मोबाइल पे ही गेम खेल लेगा 2-3 घंटे, फेसबुक व्हाट्सएप 10 चीजें हैं वहां पे अपना टाइम स्पेंड कर लेगा, तो उसके बाद इतना टाइम थोड़ी होगा कि वो रीडिंग कर सके। इसमें पेरेंट्स को देखना चाहिए कि उनकी आवर्स बना दे कि भाई आप 1 घंटे से ज्यादा मोबाइल यूज नहीं कर सकते, या आप 1 घंटे ज्यादा टीवी नहीं देख सकते, और आपके लिए जरूरी है कि कम से कम एक दिन में आप 1 घंटा रीडिंग करें। कुछ इंग्लिश के अखबार आते हैं वो लाके दे दें उनको। संडे का जो अखबार होता है बच्चे को अगर हम लाके दे दें तो वो 1 हफ्ते तक आराम से पढ़ सकता है। अच्छा तो इमरान उससे उसकी साहब। इंग्लिश भी बेटर जी होगी। जी 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 बोले। उससे उसकी इंग्लिश भी बेटर होगी। अगर उर्दू अखबार लाके दे दें तो उर्दू की रीडिंग भी बेहतर होगी, नॉलेज बढ़ेगी इसकी। अच्छा इमरान साहब मुझे ये बताएं, क्या वाकई खेल के पढ़ाई के साथ साथ खेल भी उतना ही जरूरी है बच्चों के लिए? क्योंकि अगर आप आज हमारी स्कूल्स वगैरह देखें, आप ये कहीं पे भी चले जाएं, आप बड़े एरिया में चले, बहुत छोटे छोटे एक एक बंगलों के अंदर स्कूल बन चुके हैं जहाँ पर सिर्फ पढ़ाई है, बच्चों की खेलों का, फिजिकल एक्टिविटीज का कोई इतना खास ख्याल रखा नहीं जाता। तो क्या बच्चों की ये मेंटेलिटी पे कोई या इस तरह कोई फर्क पड़ता है इस चीज से? देखिए बच्चों के लिए अदर एक्टिविटीज बेहद जरूरी है, ठीक है। क्योंकि देखिए बच्चा खाली अगर हम पढ़ाई की बात कर लें कि एक बच्चा अगर 20 घंटे पढ़ता है तो 20 घंटे पढ़ के वो बच्चा वो मार्क्स नहीं लेकर आ सकता जो कि दूसरा बच्चा 4 से 5 घंटे पढ़ के ला सकता है। उसकी वजह ये कि 1 घंटे में उसको जितने वर्ड्स याद करने की सलाहियत उसकी होगी, दूसरे घंटे में वो सलाहियत कम होगी, तीसरे में और कम होगी, और बदतरीज वो कम होती जाती है। और अदर एक्टिविटीज जैसे साथ साथ चलती रहती है कि जैसे आप उसको कोई गेम और एक्टिविटीज करा दें कि मतलब कोई क्रिकेट खेल रहा हो बच्चा, या थोड़ी देर अदर एक्टिविटीज ये है कि आप ये समझ लें कि फुटबॉल खेल रहा हो या थोड़ा सा टीवी भी देख रहा हो, तो वो उसको बूस्ट करते हैं। मतलब वो उसका एनर्जी लेवल दोबारा से बहाल कर देते हैं। जैसे ड्रिंक होता है ना कि भाई एक आपके एनर्जी लेवल कम हो रहा है, आपको ड्रिंक पी लेते हैं या जूस पी लेते हैं तो उसके बाद आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। ऐसे ही जो बच्चा होता है जो कि एजुकेशन हासिल कर रहा है वो साथ साथ अगर अदर एक्टिविटी में थोड़ा सा हिस्सा ले ले तो वो दोबारा से तैयार हो जाता है पढ़ाई के लिए। अच्छा इमरान साहब, एक जो हमारे दिमाग में जो कंफ्यूजन है, हमने एक वर्ड काफी मर्तबा सुना है, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में भी हमने बहुत मर्तबा इन अल्फाजों को सुना है, सोशल मीडिया में भी सुना है, लफ्ज है प्राइवेट माफिया। जो स्कूल्स हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल हमेशा होता है प्राइवेट माफिया ने ये किया, प्राइवेट माफिया वो कर रही है। तो भी इस प्राइवेट माफिया का कॉन्सेप्ट है क्या, वर्ड कहाँ से आया, और ये प्राइवेट माफिया क्यों बोलते प्राइवेट स्कूल्स को? ये इस पर अगर आप रोशनी डालना चाहें। देखिए ये तो सरासर गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। स्कूल जो है वो हमारे लिए एक इबादत गाह का दर्जा रखते हैं, सही है। और जो पढ़ाना है वो अनबिया का पेशा है। हमें ये सोचना चाहिए कि जो लोग, देखिए बच्चे की जो तरबियत होती है ना वो 2 जगह से होती है, एक माँ की गोद से होती है, दूसरा स्कूल की दरगाह से होती है। बिल्कुल ठीक है। जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, आपके उस्ताद का जो रुतबा है वो आपके माँ बाप से बढ़कर है। वही जो उस्ताद हैं जहां पर आप अपने बच्चे को भेजते हैं, आप ये देखिए आपका बच्चा, अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं, आप 1 घंटे में आप देखेंगे तो उसकी माँ जो है वो डांट रही होती है बच्चे को या मार रही होती है और ये बोल रही होती है कि भाई तंग कर दिया, जिंदगी अजाब कर दी है। इसी तरह फादर अगर घर पे होते हैं तो वही बच्चे को डांट रहे होते। यही आपका बच्चा जो है जब स्कूल जाता है तो 6 घंटे 7 घंटे वहां पे तालीम हासिल करता है। तो जो असातिज़ा उसको पढ़ा रहे हैं, जो उसको तालीम दे रहे हैं, यानी वो बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं, कल को जब वो बच्चा पढ़ लिख के आपका डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा तो उसपे मैं समझता हूँ कि आपके पेरेंट्स के साथ साथ आपके असातिज़ा का भी किरदार है। और उनके लिए अगर आप ये वर्ड यूज करेंगे कि स्कूल माफिया, तो ये हमारे लिए शर्म का मुकाम है। क्योंकि ये उनके लिए अगर आप स्कूल माफिया का वर्ड यूज करेगी और वो जो बच्चा, ये बच्चा जब ये सुनेगा कि भाई स्कूल तो माफिया है, तो भाई वो क्या असातिज़ा की इज्जत करेगा, वो किस तरह असातिज़ा की इज्जत करेगा? तो सबसे पहले ये कि ये वर्ड बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, माफिया का वर्ड स्कूल्स के लिए। और हर जगह अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि स्कूल वाले आपको सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, नहीं आपको पता है कि आपके गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत ऐसी खस्ता हालत है, तो स्कूल माफिया को स्कूल माफिया इसलिए कहते हैं क्योंकि वो क्वालिटी एजुकेशन देती है। देखिए क्वालिटी एजुकेशन की बात नहीं होती। देखिए स्कूल का आपको एक सिस्टम है,
ठीक है, हर इंसान अपनी बजट के हिसाब से चलता है। जैसे अगर आपके जेब में अगर आप समझिए कि 50-60 रुपए पड़े हुए हैं, तो आप एक कोने से जाएंगे अंडे वाला बर्गर खा या सादा बर्गर लेके खा लेंगे। अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा पड़े तो आप एक नॉर्मल जगह पे जाएंगे 100-150 का बर्गर खा लेंगे। अगर आपकी जेब इजाजत देती है तो आप KFC, मैकडोनल्ड या बड़े बड़े जो होटल है वहां जाके खाना खा सकते हैं। तो आप अपनी रेंज के हिसाब से चलते हैं ना। तो इसी तरह स्कूल भी आप अपनी रेंज के हिसाब से, जो आपकी जेब इजाजत देती है उसके हिसाब से आप सेलेक्ट करते हैं। आप पे कोई लाजिम नहीं है कि आप 20,000 रुपए महीना वाले स्कूल पे जाएं या 15,000 रुपए वाले स्कूल में जाएं। आप अपनी मर्जी से चूज करते हैं ना। जब आप अपनी मर्जी से अपना स्कूल चूज करते हैं तो उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि स्कूल माफिया या फीस ज्यादा ले रहा है या ये ले रहा है। भाई आप उस स्कूल से हटा दो, आप दूसरे स्कूल में उसको एजुकेशन दिला दो। लेकिन आप ये वर्ड यूज ना करो, क्योंकि हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं। देखिए मैंने पहले भी कई दफा गाय बगाई ये बात बोली है, मेरा स्कूल से मतलब कोई ताल्लुक नहीं है कि मैं स्कूल की कोई फेवर कर रहा हूँ। मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें अपने बच्चे को तमीज सिखानी है। हमें हर जगह पे दुनिया में अच्छे बुरे लोग होते हैं। बहुत से स्कूल वाले ऐसे होंगे कि जो कि गलत करते होंगे पेरेंट्स के साथ, अपने स्टाफ के साथ गलत करते होंगे, उनको सैलरीज नहीं देते होंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसकी तादाद आटे में नमक के बराबर है। ठीक है, बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो कि ऐसे भी हैं कि जो कि बच्चों को वजीफा दे देते हैं, या बहुत से स्कूल ऐसे भी हैं जो 6-6 महीने 4-4 महीने की फीसेस नहीं है, वो पेरेंट्स नहीं दे रहे तो उनके वो उस पे वो कर देते हैं। या 3-4 बच्चे किसी के हैं तो एक आध बच्चे को फ्री कर देते हैं। 5 उंगलियां बराबर नहीं है। अगर स्कूल वाले कुछ अच्छे नहीं है तो भाई ज्यादातर अच्छे भी हैं। आपके जो अपने सर्कल है उसके सर्कल के हिसाब से देखिए। अगर आपको स्कूल वालों से शिकायत है, आप अपने बच्चे को वहां से मूव कराएं, आप दूसरे स्कूल में डाल दें, खत्म हो गई बात। इसमें कोई ऐसे लड़ने झगड़ने की बात नहीं है। लेकिन वर्ड माफिया स्कूल के लिए इस्तेमाल करना बहुत गलत है। वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जो अपनी दरसगाहों को के लिए ये वर्ड इस्तेमाल करे। बिल्कुल, बेशक कोई शक नहीं है, क्योंकि स्कूल वो जगह है जहाँ पर आप घर के बाद आप सबसे ज्यादा अपना टाइम वहीं पर ही स्पेंड करते हैं। अच्छा इमरान साहब, मुझे एक आखिरी सवाल, इससे फिर हम अपने एंड की तरफ बढ़ेंगे। कि कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन जो है वो सिर्फ जजमेंट के लिए होती है, नॉलेज के लिए नहीं होती। क्यों इस तरीके से, क्यों हमारे पाकिस्तान के अंदर? अगर आप बाहर मुल्कों में जाकर देखें तो वहां तो वाकई एजुकेशन आप नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, वहां पे बाकायदा दूसरे सिलेबस से हट के कोर्सेज होते हैं नॉलेज के लिए। देखिए वजह ये है कि मैंने भी आपसे थोड़ी देर पहले यही बात की थी कि काफी बेटरमेंट आ रही है। अगर आप पुराने तालीमी निजाम को देखें तो उस तालीमी निजाम में ये होता था कि 5 ईयर में जो सवाल 1 साल आया है वो 1 साल छोड़ के उसके बाद वाले ईयर में आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें बच्चा क्या होता था, बच्चा अब रट्टा सिस्टम में लग जाता था। उसको पता है कि भाई इस साल जब मैं पेपर दे रहा हूँ तो 1 ईयर छोड़ के, यानी मिसाल के तौर पे अगर 2020 में पेपर दे रहा था वो 2019 छोड़ के 18 याद कर ले तो उसका पेपर निकल जाता था। ठीक है, लेकिन अब उस वक्त ये था कि हमारे लिए ये होता था कि हम ये कहते थे कि नॉलेज नहीं, हमें बस पास होना है। लेकिन अब जो मैंने आपको बोला कि 3 से 4 साल में ये तब्दीली आई है कि MCQ सवाल में पेपर बढ़ गए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बढ़ गए हैं, 5 ईयर आने का कल्चर खत्म हो गया है। तो अब बच्चा जो है वो पढ़ने की तरफ मजबूर होगा। तो अब मकसद ये कि जो बच्चा पढ़ेगा किताब से वही बच्चा पास होगा। A लेवल में ये होता है कि वहां पे आपको नॉलेज आपकी देखी जाती है किस तरीके से, कि भाई आपका एक चैप्टर है वो आपको पढ़ा दिया, आपकी टीचर ने आपको समझा दिया। अब उसके अंदर से कोई भी सवाल बनकर आ जाएगा, आपको नहीं पता, अगर बच्चे ने पढ़ा हुआ है समझा हुआ है तो वो उसको सॉल्व कर सकता है, वरना अदरवाइज नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से अब यहाँ पे भी हमारे यहाँ मतलब मैट्रिक बोर्ड में और इंटर बोर्ड में इस तरह से हो गया है कि भाई 20% आपके MCQs के मार्क्स है, इसके अलावा आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। तो अब बच्चे को पढ़ना पड़ेगा। तो मतलब हमारे यहाँ बहुत बेहतरी की गुंजाइश है। इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में मैं देख रहा हूँ कि काफी तालीमी निजाम बेहतर होगा। अच्छा इमरान साहब, एक छोटी सी बात, एक आखिरी चीज पे हम रोशनी डालेंगे कि बच्चों की एक साइकी होती है कि वो कोई भी चीज सामने हमारे होती है, यानी डिजिटल जो चीज होती है उसको देख कर उसको पिक्चराइज करके वो चीज बआसानी समझते बनिस्बतन लिखाई के या किसी और चीज के। तो पाकिस्तान के अंदर ये रुझान क्यों नहीं आ रहा, यानी पिक्चराइजेशन के जरिए बच्चों को क्यों नहीं समझाया जा रहा? ये हालांकि ये होना चाहिए, क्योंकि बाकी अगर हम दुनिया में देखें तो इस तरह की चीजें होती है। देखिए आहिस्ता आहिस्ता, ये मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले भी यही बात करी थी ना कि आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आ रही है। अब बहुत से जो स्कूल्स हैं वो इस तरह से करते थे जैसे कि आपको एक पिक्चर बना के दे दी और उस पर आपसे कहा कि ऐसे लिख दें या कोई इसके बारे में लिख दें। तो आहिस्ता आहिस्ता मतलब पढ़ाई जो है पाकिस्तान के अंदर भी बहुत बेटर होती जा रही है। क्योंकि मैंने भी थोड़ी देर पहले भी आपसे ये बात करी कि जैसे MCQ सवाल आ रहे हैं या शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मतलब समझिए रट्टा सिस्टम का खात्मा हो जाएगा। आने वाला वक्त इसी चीज का ही। नहीं बिल्कुल, बस यही बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो सर आपने आज हमारे सामने, जो हमारी ऑडियंस से जो हमें देख रही है उनके सामने आपने रेस किए। बस एक आखिरी सी बात से मैं इख्तिताम करता चलूं। किसी ने क्या खूब कहा है
कि कामयाबी का जो है ना वो कभी भी शॉर्टकट नहीं होता। हाँ, अलबत्ता अगर आपने कामयाबी को मजीद डबल करना है तो आप सिर्फ दो चीजें करें, एक अपने माँ बाप की इज्जत और दूसरा अपने असातिज़ा का एहतराम, और फिर देखें इंशाल्लाह अल्लाह आपको किस बुलंदियों पे पहुंचाता है। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ये जो वबा चली है कोरोना वायरस की, जल्द से जल्द इससे हम बाहर निकले और अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। एक नए एपिसोड के साथ एक बार फिर अगले इतवार को हम आपकी खदमत में पेश होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सर। वेलकम, बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।